नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते थे उनसे मैंने प्रश्नों को इंक्लूड किया है। और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। टोटल 14 टॉपिक जो है केमिस्ट्री के सिलेबस में दिया गया है, तो उसको हमने कवर किया है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो वीडियो को थोड़ा डीपली तक देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम नंबर हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है केवल इलेक्ट्रॉन की कक्षा की दिशा बताती है, यह ऊर्जा को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा केवल क्वांटम संख्या n पर निर्धारित करती है, m इसको निर्धारित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है, तो क्वांटम संख्या m जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3p कक्षा में रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होती है? तो 3p कक्षा में रेडियल नोड्स की संख्या जो है n-1 करके करेंगे, n-l-1 करेंगे इक्वल टू 3-1 करेंगे तो इसका 1 आएगा आंसर। तो यह जो है 3p कक्षा में रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का वैध समूह नहीं है? क्वांटम संख्याओं का कौन सा वैध समूह नहीं है दोस्तों? n इक्वल टू 4 और i इक्वल टू 4, ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +1/2, यह जो है क्वांटम संख्या का वैध समूह नहीं है। इसके अलावा जितने भी दिए गए हैं वो सभी वैध समूह माने गए हैं। n बराबर 4 और l बराबर 1 के लिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ये क्वांटम संख्या से रिलेटेड है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, इसको आपको देखते जाना है। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 1 के लिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए हो सकते हैं, क्योंकि l की अधिकतम मान n-1 होता है और यही n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 4 दिया गया है, जो कि संभव नहीं है। परमाणु में क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर की अवधारणा सबसे पहले दोस्तों किसने दी थी? नील्स बोर ने दी थी। इसको आपको याद रखना होगा। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तरों पर ही घूम सकते हैं, जिससे क्वांटम सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। तो नील्स बोर ने यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत को दिया था, परमाणु के क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर की अवधारणा को दर्शाया था इन्होंने। कौन सा नियम नियत तापमान पर दाब और आयतन को जोड़ता है? गैस से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा गैस का नियम जो है स्थिर तापमान पर दबाव और आयतन को जोड़ता है? तो यह है बॉयल का नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार गैस का आयतन किसके अनुपाती होता है? तापमान के अनुपाती होता है दोस्तों, केल्विन में। चार्ल्स का नियम जो होता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, केल्विन्स में, यही चार्ल्स का नियम कहलाता है। इसको आपको याद में रखना होगा। द आइडियल गैस इक्वेशन इज, आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का समीकरण होता है इक्वल टू PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर जो है सभी उत्तर सही हो जाएंगे। PV इक्वल टू nRT को ही आगे पीछे करके लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। आपको केवल ए वाला ऑप्शन सही दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको आगे पीछे करके दोनों सही उत्तर हो जाएंगे इसको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, जल्दी जल्दी में ये चीज़ें गलती हो जाती है। STP का 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है? STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी आदर्श गैस का 1 मोल जो है 22.4 लीटर को बोला जाता है। STP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला जाता है इसको। कौन सा नियम बताता है कि समान तापमान और दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है? कौन सा नियम कहता है दोस्तों? एवोगाड्रो का नियम कहता है। यह कहता है कि एवोगाड्रोस लॉ इक्वल टू इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। यह नियम बताता है कि समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है वह समान होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, एवोगाड्रोस लॉ कहता है ये। निम्नलिखित में से किस कण की पैठनी की शक्ति सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसमें होती है दोस्तों? तो यह होती है गामा रेज में। गामा किरण में पेनिट्रेटिंग करने की जो पावर जो होती है सबसे ज्यादा होती है। गामा किरणें बिना द्रव्यमान और आवेश की होती हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा स्तर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आपको याद रखना होगा।
द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन इज ड्यू टू, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा किस कारण से होती है? तो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊष्मा किसके कारण होती है? द्रव्यमान से ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जिसके कारण जो है एनर्जी उत्पन्न होती है। कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, E इक्वल टू mc² से ये फॉर्मूले से इसको देखा जा सकता है। द्रव्यमान जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है दोस्तों। तो ये इजी क्वेश्चन है। क्यूरी जो कि बैकुरल, क्यूरी और बैकुरल दोनों जो है रेडियो धर्मिता मापने की इकाई है, तो इसको आपको याद रखना होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। इसी प्रकार के टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक कर दीजिए और कमेंट करके थोड़ी सा अपना सजेशन भी बता दीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रश्न, संयोजकता और रासायनिक बंधन से रिलेटेड प्रश्न। एक तत्व की संयोजकता जो है वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी किसको बोलेंगे? तो वैलेंसी को बोलने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, एक परमाणु के अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता को जो है बैलेंसिंग बोला जाता है। एक परमाणु जो है अन्य परमाणु से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता बोलते हैं। यह क्या होती है? यह वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि एक परमाणु अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्य परमाणु से कितनी बार जो है जुड़ सकता है। यह तत्व की रासायनिक बंधन की क्षमता को बताता है। तो यह दोस्तों परमाणुओं के अन्य परमाणुओं की जुड़ने की क्षमता होती है, बैलेंसी उसी को बोला जाता है। किस प्रकार का बंधन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा परमाणु बंधन बनता है दोस्तों? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से बनते हैं। एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और दूसरा ग्रहण करता है, और जब एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को दे देता है जिससे एक पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन बनते हैं और दोनों आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इस प्रकार के बंधन को या बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर H2O जल में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं जिससे सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर H2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। जब कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। इससे जो है उसका ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है। किसे ऑक्सीकरण और रिडक्शन के संयोजन के रूप में जाना जाता है? ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों के रूप में जाना जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया में दोस्तों रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन दोनों का योग होता है। मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों का योग होता है, संयोजन का योग होता है। तो यहाँ पर एक तत्व जो है इलेक्ट्रॉन खो देता है और दूसरा जो है ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रिडक्शन प्रक्रिया में क्या होता है? रिडक्शन प्रक्रिया में क्या होता है? अपचयन जिसको बोला जाता है। अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त करता है उसको अपचयन प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है घटती है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों अम्ल, क्षार और लवण से रिलेटेड प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं तो इससे ही आसपास आपको देखने को मिलेंगे। सभी अम्ल का सामान्य गुण क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड? एसिड्स अम्ल का जो है सामान्य गुण क्या होता है? नीले लिटमस को यह लाल कर देता है, यही अम्लों की मुख्य पहचान होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। वे नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं, ये अम्ल की पहचान है। और क्षार की पहचान सेम इसका उल्टा हो जाता है कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत क्षारीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, जो कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। NaOH जल में जो है पूर्ण रूप से आयनित होता है, इसलिए यह शक्तिशाली बेस माना जाता है। जो जल में जो है पूर्ण रूप से आयनित हो जाए उसको प्रबल क्षार बोला जाता है। नमक साल्ट का प्रमुख मुख्य गठन होता है, संगठन। व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ साल्ट? साल्ट का मेन संगठन क्या है? तो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर जो है एसिड एंड बेस से मिलकर जो है सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, तो यही इसका मेन संगठन है। क्षारीयता का क्या मतलब होता है? व्हाट डज बेसिसिटी रिफर्स टू?
क्षारीयता का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर एक क्षारीय पदार्थ में हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े होते हैं, OH आयन जुड़े होते हैं, उसको क्षारीय बोला जाता है। जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो लवण वो जल बनता है, और एक क्षारीय पदार्थ में जो है हाइड्रोजन आयन जुड़ता है, OH निगेटिव आयन की उपस्थिति होती है जो किसी घोल को क्षारीय बना देती है। किस अम्ल का प्रयोग खाने में होता है, एसिटिक एसिड का उपयोग जो है खाने में होता है, जिसको CH3CSS बोला जाता है। यह सिरका, इसको सिरका भी कहा जाता है, और जो कि भोजन में खट्टापन लाता है। CH3CSS इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। हेडी हॉपकिंसन द्वारा सुझाए गए हेडी हॉपकिंसन नियम का उद्देश्य क्या था, आवर्त सारणी से रिलेटेड प्रश्न है। तो यह क्या था दोस्तों, तत्वों की आवर्तता का अध्ययन करना, स्टडी द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये हेडी हॉपकिंसन नियम को बताता है, जो कि तत्वों के गुणों की दोहराव की प्रकृति पर आधारित होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हेडी हॉपकिंसन जो है यह बताता है कि तत्वों की आवर्तता का अध्ययन किया जाता है इसमें। हेडी हॉपकिंसन ने आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की आवर्ती प्रकृति का अध्ययन किया था, और वे पाया कि उनके रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, जिसके साथ साथ वे आवर्तित होते हैं, जिससे तत्वों का वर्गीकरण एक निश्चित तरीके से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे छोटा परमाणु आकार एटॉमिक रेडियस रखता है, फ्लोरीन सबसे छोटा परमाणु आकार वाला तत्व है दोस्तों, और क्योंकि इसमें जो है उच्च नाभिकीय आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से जो है इसका रेडियस जो है बहुत छोटा हो जाता है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों पर किस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। डी ऑर्बिटल भरता है, जिससे इसके रासायनिक गुण भी निर्धारित होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों धातुएं और अधातुएं के उपयोग के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है। तो सिलिकॉन यहाँ पर सेमीकंडक्टर है दोस्तों, जो कि अर्धचालक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के लिए कौन सा धातु उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिंक। जंग से बचाने के लिए जो है लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। अत्यधिक तापमान में सहनशीलता और उच्च तापीय चालकता के कारण किया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों टंगस्टन धातु का उपयोग जो है उच्च चालकता और तापीय चालकता के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग देखेंगे तो बल्ब का फिलामेंट जो बना हुआ होता है वो टंगस्टन का ही बना हुआ होता है, जिसका हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारी धातु हैवी मेटल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब भारी धातु कौन सी है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस में लेड को जो है सबसे भारी धातु कहा गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस धातु का उपयोग विद्युत वाहक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का उपयोग जो है कौन सी धातु का करेंगे, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, सभी का कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब तो यहाँ पर जो है यदि सटीक पूछा जाए तो यहाँ पर तांबा, कॉपर का जो है उपयोग ज़्यादा किया जाता है, और उससे भी ज़्यादा जो है एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मैकेनिकली रूप से मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। सोना और चांदी इनकी जो है कंडक्टिविटी तो और ज़्यादा हाई होती है, लेकिन ये महंगे पदार्थ होने के कारण इनका उपयोग कम किया जाता है, तो यहाँ पर कॉपर ज़्यादा सटीक हो जाएगा। अधिकतम चालकता वाला पूछा गया है, तो अधिकतम तापीय चालकता यहाँ पर कॉपर की होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को ऑक्सीकरण द्वारा खनिज अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, धातु निष्कर्षण की प्रक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, तो आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑक्सीकरण द्वारा धातु निष्कर्षण में। Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। लोहे की शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का खनिज बॉक्साइड है, बॉक्साइड जो है किस धातु का अयस्क है दोस्तों, एल्यूमिनियम का है, जो कि आपने कई बार इसको पढ़ लिया होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है, जिससे बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दोस्तों हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया। इस इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड और विद्युत का प्रयोग किया जाता है हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया के द्वारा। पॉलीमर्स से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर साबुन और रसायन से रिलेटेड प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर का कौन सा उदाहरण है दोस्तों, सेल्यूलोज जो है पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पॉलीमर है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा सेल्यूलोज। पॉलीथीन किस प्रकार का पॉलीमर है, पॉलीथीन दोस्तों निम्न घनत्व वाला पॉलीमर है, लो डेंसिटी पॉलीमर है, जो कि LDPE हल्के प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
पॉलीएथीन। निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए किया जाता है? बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए जैविक रूप से विघटित होने वाला जो है कौन सा पैकेजिंग पॉलीमर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड का उपयोग जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो है आसानी से जैविक रूप में विघटित हो जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कच्चा पदार्थ है जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए कौन सा कच्चा पदार्थ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि वसा में मिलकर यह साबुन बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को फैट में मिलाकर जो है साबुन का निर्माण किया जाता है और यह प्रक्रिया को साबुनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में साबुन का उपयोग पानी में कम झाग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है दोस्तों? पोटेशियम साबुन। पोटेशियम साबुन जो होता है पानी में कम झाग उत्पन्न करता है, कठोर जल में जो है कम झाग उत्पन्न करने वाला यह साबुन है। पोटेशियम आधारित साबुन कम झाग उत्पन्न बनाते हैं। डिटर्जेंट और साबुन में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। डिटर्जेंट और साबुन में क्या अंतर है? डिटर्जेंट क्या है दोस्तों? यह कठोर जल में भी प्रभावी हो जाता है, जबकि साबुन जो है कठोर जल में पानी नहीं वो प्रभावित नहीं होता है। इस कारण से जो है कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है, साबुन का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। डिटर्जेंट जो है अधिक प्रभावी होते हैं विशेषकर कठोर पानी में, जबकि नॉर्मल पानी की चाहिए सॉप को यूज करने के लिए। ग्लास एंड सीमेंट, कांच और सीमेंट से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर संगमरमर में किस प्रकार के खनिज होते हैं जो कि कांच जैसा दिखते हैं? संगमरमर में दोस्तों किस प्रकार के खनिज उपयोग किए जाते हैं? कैल्साइट, कैल्साइट का उपयोग किया जाता है संगमरमर को बनाने के लिए। किस प्रकार का कांच एक मजबूत और तापमान विरोधी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? कांच एक मजबूत और तापमान रेजिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग किया जाता है स्ट्रॉन्ग ग्लास बनाने के लिए, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग किया जाता है। सीमेंट में किस घटक का उपयोग मुख्य रूप से इसे मजबूत बनाने के लिए किया जाता है? मजबूत बनाने के लिए कौन सा घटक उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग किया जाता है इसको मजबूत बनाने के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, कैल्शियम सिलिकेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्कोहल वर्ग का सदस्य नहीं है? बेंजीन यहाँ पर अल्कोहल वर्ग का सदस्य नहीं है दोस्तों। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ना कि यह अल्कोहल है। जिसमें OL जुड़ा हुआ होता है वह दोस्तों अल्कोहल से रिलेटेड सदस्य होते हैं। यहाँ पर बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये अल्कोहल के ग्रुप में नहीं आता है। एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड को हमने देखा दोस्तों CH3COOH होता है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा इसमें, इसलिए इसको CH3COOH, COOH जो है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। यह एसिडिक गुण दर्शाता है, COOH अम्लीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक अल्केन है? एल्केन कौन सा है? तो एल्केन के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एथीन जो है, नहीं यहाँ पर एल्केन नहीं एल्कीन होना चाहिए, क्योंकि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें एथीन पूछा गया है ना, तो एल्कीन कैटेगरी होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो एल्कीन मान के चलिए। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यहाँ पर 3 होते हैं, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि एल्केन कैटेगरी का कौन सा है। जैसे एल्केन का होगा तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसा करके होगा। एल्कीन कैटेगरी का होगा तो मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसे करके होगा। और एल्काइन का होगा तो होगा मेथाइन, एथाइन और प्रोपाइन, ब्यूटाइन ऐसे करके वो होते हैं। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक अनिवार्य ऑक्सीकरण अपघटन प्रक्रिया नहीं है? मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी नहीं है? ऑक्सीकरण और अपघटन दोनों जहां पर होता है तो वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपघटन दोनों नहीं हो रहा है, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोराइड दोनों मिलकर जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ पर केवल और केवल इनका अपघटन हो रहा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो सोडियम और क्लोरीन में अपघटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है? इतना टफ तो नहीं पूछेंगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आप एक नज़र मार के जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैल्शियम
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर CaCO3 होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। यह थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। किस रासायनिक प्रक्रिया को एक संतुलित प्रक्रिया कहते हैं? तो संतुलित प्रक्रिया उसको कहते हैं दोस्तों जो दोनों तरफ जो है, यहाँ पर इक्वेशन सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं, तो यहाँ पर होगा H + Cl तो इक्वल टू 2Cl होना चाहिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन आप इसको समझ के चलिएगा कि 2H + 2Cl लिखा हुआ है, मतलब दोनों तरह से दोनों तत्व जो है बराबर होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे संतुलित अभिक्रिया। तो इस प्रकार आज के प्रश्न रहे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे जरूर दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।